बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी। प्रोग्राम खुशबे वतन के साथ हाजिर है। नाज़रीन, खुशबे वतन में आप जिस तरह के प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं जिसमें हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के मिसाइल उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की मरूफ कानूनदान एडवोकेट मोहतरमा राबिया साहब हमारे साथ मौजूद होती हैं और आपको बड़े मुफीद मशवरे देती हैं। किसी किस्म का ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो लीगल इशूज हैं पाकिस्तान में उस वाले से हम बात करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो स्पेशली एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके हवाले से हो रहा है, जो कि बड़ी मुझे भी प्रोग्राम करते हुए बड़ी तकलीफ महसूस होती है मोहम्मद तीन कि बच्चे करा। हमारे साथ जब उनके वालिद मोहतरम मौजूद हैं मोहम्मद मतीन, जो कि बच्चा वो दुबई में वर्क करते थे और वहां पर वो किस तरह से वो गायब हुए कि आज 6-7 साल होने वाले हैं मगर उनका कोई पता नहीं चला। ना तो हमारी पाकिस्तानी कौंसलेट ने कोई ऐसा काम किया कि उसको ढूंढने के लिए, ना ही दुबई गवर्नमेंट ने काम किया। और जिन लोगों के ऊपर हम शक है कि ये लोग इसमें मुलवस हो सकते हैं, वो अभी तक किसी चीज का कोई इल्म नहीं है। ये इस हवाले से फर्दर जो है तफसील से उनकी जो वाल साहब कुर्बान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुर्बान साहब से हम बात करेंगे। जी सलाम कुर्बान साहब। इस्लाम जी। अच्छा, आ, अभी डिटेल से थोड़ी बात करने से पहले मैं राबिया उनसे बात करूंगा। राबिया, थोड़ा सा चूंकि आपने इस केस को स्टडी किया तो लोगों की जस्ट इंफॉर्मेशन के थोड़ा सा आप ब्रीफ एक मुख्तसर सा जरा बताएं इस केस के हवाले से, फिर मैं कुर्बान साहब की तरफ चलता हूँ। देखिए, जो कुर्बान साहब का बेटा है, ये 2014 और 15 के मिड में ये गए दुबई में एक कंपनी में बतौर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। 2012 में गया था जी। 2012 में ये गए। जी जी उसके बाद ये हुआ कि जिस कंपनी में वो डायरेक्टली गए, उस जी कंपनी ने उनको सब लेट कर दिया कहीं और, किसी और के साथ उनको ज्वाइन करा दिया। जी और जैसे ही वो उस कंपनी के साथ ज्वाइन हुए, उसके साथ उनका वर्किंग शुरू हुई, तो चूंकि फाइनेंशियल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके ऊपर, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक काम ये भी शामिल था कि कैश को विड्रॉ करना, पेमेंट्स को एम्प्लॉय तक या कंपनीज तक पहुंचाना। जी इसी ड्यूटी को सरअंजाम देने के लिए उनको कुछ चेक्स दिए गए और उनसे कहा गया कि वो उन्हें विड्रॉ कराएं ताकि जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स का काम हो सके। जी जी जब वो चेक को विड्रॉ कराने के लिए गए और देखा कि जो बैंक टाइम था वो खत्म हो चुका था, और उस दिन वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो विड्रॉल है और वो पेमेंट का देना है अपने एम्प्लॉयज को या कंपनीज को, जी वो पॉसिबल नहीं हो सका। अच्छा, जी इस सारी ट्रांजैक्शन में ये जो इनके बेटे हैं वो अपने कंपनी की गाड़ी में ही और एक कंपनी के ही ड्राइवर के साथ जो है वो बैंक में जाते हैं। आमिर खान अब नाम हुआ है उसका ये जी। जी अब हुआ ये कि उस दिन वो ट्रांजैक्शन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी किसी वजह से। बैंक टाइम कम था या फिर उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं हुए हुए थे। तो जो ट्रांजैक्शन है वो नेक्स्ट डे के लिए वो कर दिया गया। तो जी इस सारी ट्रांजैक्शन में, इस सारे वाकये में, जो ड्राइवर है उसको मालूम था कि ये कितनी रकम जो है उसके चेक विड्रॉ कराने जा रहे हैं और कल क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे भी हो सकता है कि कोई इस स्टेज पे भी ड्राइवर की या किसी और की कोई मिली भगत की वजह से उस दिन ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं हो सकी। जी नेक्स्ट डे जब उन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग फर्स्ट असाइनमेंट वही रखी जी और जो चेक जो है वो विड्रॉ कराए, वही जी ड्राइवर था, वही कंपनी की गाड़ी थी, और इनके बेटे जो फाइनेंस में एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे थे, वो उन्होंने चेक विड्रॉ कराया। अब जैसे ही चेक विड्रॉ हुआ तो कुछ इस तरह का हैपनिंग हुई जो आज तक एक मिस्ट्री है, कि गाड़ी को आग लगा दी गई, चेक को जो सारा विड्रॉ कराया गया था कैश, वो जो है वो गायब हो गया, गाड़ी को आग लग गई, और उस दिन से ये भी पता नहीं चल सका कि इनका जो बेटा है वो कहाँ है। इसमें जो गाड़ी है उसका फ्रांसिक टेस्ट भी हुआ, इसमें उसकी पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, वो जो लड़का है ड्राइवर, उसको सजा भी हुई। कुछ ट्रांजैक्शंस के भी इनके पास सबूत हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं वो
دوسرے جو ڈرائیور ہے اس نے وہاں سے پاکستان لی. لیکن اس سارے وقوع میں سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود ان کے بیٹے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا. تو یہ ایک مختصر سی جو ہیپننگ ہے، واقعہ ہے، وقوع ہے. اس کے بعد سے قربان صاحب جو ہیں وہ قربان صاحب اور ان کی فیملی وہ مسلسل ایک جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹے کا کوئی سراغ ملے. انہوں نے نہ صرف دبئی گورنمنٹ میں، پاکستان گورنمنٹ میں، پاکستان کے سینٹ کے ساتھ، منسٹری آف انٹیریئر میں، اور جو ریلیونٹ فورم تھا وہاں پہ انہوں نے کاروائی کی. اور پشاور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی ان کی کاروائیاں ہوئیں. تو تمام جو قانونی فورم ہیں وہ یہ اختیار کر بھی رہے ہیں، وہاں پہ ان کی پروسیڈنگ چل بھی رہی ہے، اور یہ ہر فورم پہ جا رہے ہیں تاکہ ان کے بیٹے کا سراغ لگ سکے. لیکن اس تمام واقعے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ابھی تک ان کا جو بیٹا ہے وہ ایک مسٹری بن چکا ہے. اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، اس کا کوئی موبائل کسی طریقے سے اس کی کوئی خیر خبر ابھی تک نہیں ہے. اور گاڑی کو تو آگ لگا دی گئی، لیکن ان کا بیٹا کہاں ہے اس کا کچھ ابھی تک پتا نہیں. جی قربان صاحب، ابھی ناظرین جس طرح آپ لوگوں نے ایک مختصر سی بات رابعہ نے آپ کو بتائی، اب ہم قربان صاحب کے پاس چلتے ہیں. قربان صاحب سے پوچھتے ہیں اس سارے واقعے کے، ان کے بیٹے، ہم آپ کے متین، آپ کے بیٹے کے بارے میں پوچھیں گے. متین وہ کتنی عمر میں دبئی گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اپنا جو گفتگو ہے دو دعاؤں سے، دو نبیوں کی دعاؤں سے اور دو اشعار سے کروں گا جی. پہلی ہے رسول اسلام کی دعا ہے، ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما. نمبر 2 ہے حضرت ایوب کہ ان کا صبر بڑا، یعنی 1 سال تک وہ بیمار رہے اور ان کی بیوی کہتے رہی دعا کرو، انہوں نے کہا نہیں میں پہلے ٹھیک تھا، اللہ نے ٹھیک کیے رکھا مجھے، اب وہی ٹھیک کرے گا. بہرحال پھر بیوی کے کہنے پر انہوں نے دعا کی. وہ دعا یہ تھی، ربہ انی مسنی الدر یا ارحم الراحمین، اے میرے رب میں مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے فرمانے والا ہے. حضرت نوح کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی دعا قبول ہو گئی، وہ نبی تھے اور ان کو بچا لیا گیا، اور باقی جو اس کے تنگ کرتے تھے وہ ان کو غرق کر دیا گیا. اور ایوب علیہ السلام کا وہ دعا قبول ہو گئی، ان کی صحت بھی ہو گئی، ان کو جتنا نقصان تھا بچے فیملی سے اور جو نقصان تھا وہ سارا اللہ نے پورا کر دیا، ریٹریو کر دیا، بلکہ اس سے بھی بہتر دیا. اچھا میں بھی یہ دعائیں کرتا ہوں، روز کرتا ہوں جی، لیکن وہ نبی تھے اور میں تو ایک عام سا انسان ہوں، عام مسلمان. بہرحال دوسرا شعر جو ہے نا وہ یہ ہے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، یہ ابن انشاء کا شعر ہے جی. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. اچھا اس سلسلے میں یہ میر تک میر کیا غالباً میڈم نے چونکہ فون پر بات کا بیٹے کے فون پر اختتام کیا تو میں وہیں سے ابتدا کرتا ہوں. میرے بیٹے کے پاس جو فون تھا یو ای کا سیل فون تھا، اس دن جس دن وہ انسیڈنٹ ہوا، وہ نمبر تھا 00971553708410. اس کا جو ہے نا انفیکٹ جو ڈیٹا ہے اگر وہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس ہوگا، باقی جو اتھارٹیز ہے اس کے لیے میں لکھ کے تھک گیا ہوں اپنے جو فارن آفس ہے اور اپنے ادھر بھی، لیکن یہ ہے کہ آج تک وہ ڈیٹا جو ہے نا نہ دیا گیا نہ شیئر کیا گیا. اور ڈیفینیٹلی اس میں اس دن کا ڈیٹا، پہلے کا ڈیٹا، 2 دن کا بعد کا ڈیٹا اگر سامنے آ جائے تو یہ مسٹری جو ہے نا ایزیلی سالو ہو سکتی ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں وہاں کی اتھارٹیز یہ کر رہی. سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ کافی دنوں تک اس کا وہ کوئی اس کی
ٹریس کرتے رہے ہوتا رہا یا جو کچھ بھی، وہ کوئی عمان کے بارڈر کے ساتھ وہ فون ملتا رہا، مطلب اس کی پریزنس وہاں لوکیٹ ہوتی رہی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ فون ہو سکتا ہے کہ جو کریمنلز ہیں جس نے بیٹے کو اغوا کیا وہ جان بوجھ کر لے گئے جسٹ مس لیڈ دبئی اتھارٹیز دبئی پولیس، اور بیٹے کو عمر کو ادھر ہی کہیں قریب رکھا گیا ڈیزرٹ میں یا کہاں تھی، لیکن وہ ایریا میں یا کوئی جو ابنڈنٹ بلڈنگ پرانی زیادہ پاسبلٹی یہی ہے ابنڈنٹ بلڈنگ میں رکھا گیا اور پھر اسے وہیں پر ہی کیا گیا۔ اچھا، اس سلسلے میں 2-3 باتیں اور بھی عرض کروں گا کہ میڈم نے جو انٹروڈکشن کرایا وہ یہ تھا کہ اس کا جو ویزا بھیجا گیا وہ تھا ویزا یا اقامہ، وہ دبئی کمیونٹی کمرشل سینٹر تھا، یہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، لیکن اس میں اس بیٹے کو جوائن نہیں کیا گیا، اس کو انہوں نے رستم ایکسٹریم سولوشنز میں جہاں وہ اس کو وہاں پر جاب دی گئی۔ اچھا، رستم ایکسٹریم سولوشن کا دفتر جو ہے 902 ٹفنی ٹاور JLT دبئی میں ہے، اور اس کا جو اپائنٹمنٹ لیٹر آف آفر لیٹر ہے وہ میرے پاس ہے جی، اس پر جو پتہ لکھا ہوا ہے ہیڈ آفس جو ہے نا یہ بلیو ایریا میں اس کا ہیڈ آفس ہے، حالانکہ وہ کمپنی وہاں کی جو رجسٹر کمپنی ہوتے ہیں انہیں LLC کہتے ہیں، ہمارے یہاں پرائیویٹ یا پبلک لمیٹڈ ہوتی ہے، تو اگر وہاں کی کمپنی ہے تو اس کا ہیڈ آفس یہاں کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک کوشچن ہے، یہ جو مالکوں سے پوچھا جا سکتا ہے یا وہی جواب دے سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میرا بیٹا چونکہ اکاؤنٹس بناتا تھا، اور اکاؤنٹس یہ ایک گروپ نہیں تھا، ان کی کمپنیز اور بھی تھی، ایک تھا رستم پیٹرولیم تھی، رستم بابا پیٹرولیم، اور ایک ایوڈ پیٹرولیم، اور ریل اسٹیٹ بھی ان کا کام تھا، لیکن میرے بیٹا کی جو اسپیسیفک اسائنمنٹ تھی یا اپوائنٹمنٹ تھی وہ جو ٹیلی کام مینٹیننس کمپنی تھی رستم ایکسٹریم سولوشنز کا وہ امپلائی تھا، باقی دوسری کمپنی میں بھی امپلائی اکاؤنٹنٹ وغیرہ تھے، لیکن دوسری کمپنی کا چیک میرے بیٹے کو دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ اچھا، اور یہ تھا میڈم کہ 15 دسمبر 2013 سے لے کر 26 فروری 2014 تک 2.5 مہینے کی اسے تنخواہ دی گئی، اور اس نے پھر وہاں ان کو نوٹس دیا 1 منتھ نوٹس کہ میں ریزائن کر دوں گا، اور پھر 26 فروری کو اس نے ریزگنیشن بھی اپنا بھیج دیا، وہ بھی میرے پاس ہے، میں اس کو پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ ریزگنیشن ہو گیا، 1 منتھ نوٹس پر تھا، 26 فروری کو اس نے ریزائن کیا، اور 2 مارچ کو غائب ہو گیا، اسے غائب کر دیا گیا، تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ بات اور جو ہے یہ مسٹر حیدری جو ہے خالد جس نے چیک دیے وہ بھی جیسے ایوڈ پیٹرولیم کے دوسری کمپنی جو تھی، تو یہ جو ہے نا ایوڈ اس کے رستم کے بنواتا تھا عمر سے حیدر علی خالد، اور وہ گروپ سارے کے دوسرے کانٹریکٹ بناتے ہوں گے دوسری کمپنیز کے، اور وہ سارے اوور سی کرتا تھا حیدر علی خالد، وہ کوالیفائڈ بندہ لگتا ہے وہ، تو اس نے جب 1 مہینے کے اکاؤنٹ دیکھے تو اس میں حیدر علی خالد صاحب نے کافی کوئی مس ریپرزنٹیشن کی تھی فگرز کی، اور اس نے جب پوچھا عمر سے کہ میرے بیٹے سے بڑے بھائی نے یہ تو ایسے نہیں ہے، یہ تو غلط ہوا ہے، یہ لگتا ہے کہ گڑبڑ ہے، عمر انوسینٹ اور سچائی میں اس نے بتا دیا جہاں جی کہ حیدر صاحب نے یہاں پر جان بوجھ کر یہ کی ہے، اور بڑے بھائی نے اس کو حیدر علی خالد کو پوچھا، بلکہ غصہ بھی ہوا، اور یہ بڑا بندہ اگریسو ہے جو حیدر علی خالد ہے، تو اس نے بہت ہی اس کی بدتمیزی کی، اور بلکہ اس کا وہ بیٹا جو گارڈ وزٹنگ گارڈ اس پر GM لکھا ہوا، GM فائنانس لکھا ہوا ہے، اور تو اپنے کمرے سے نکال دیا اور سٹاف روم میں بٹھا دیا، اس کو مطلب جسٹ ٹو
तो उसके बाद उसका रवैया चेंज हो गया, उसको बेनिफिट्स भी को प्रॉमिस किए हुए थे और जी सैलरी भी अनाउंसमेंट की इंक्रीज की प्रॉमिस था, वो सारे वो खत्म हो गए। तो जी ये भी एक यानी उसका भी ये रिजेंटमेंट थी या रिएक्शन था बंदे जी के पास पास था। फिर वो जो है ना सारे लोग तो बैलेंस कायम नहीं बिल्कुल। रख सकते ना, जी जी तो साहब बैलेंस नहीं कायम रख सके। जी मैं बड़े से तो अब्दुल अजीज खालिद से मिला, पिछली दफे बताया था। वो जी दुबई जो फाइनेंशियल सेंटर है उसमें जी कोई ऐसी पोजीशन में मैं पहली दफा गया, उसने मुझे अच्छा जूस पिलाया। वो कहता है जी आपका भाई जो है ना वो उधर है, ओमान चला गया है और किसी जी मार्केट के ऊपर रह रहा है, और वो मैंने बंदे भेजे हैं और वो ताकि उसे ट्रेस करें। मैंने कहा यार मैं इधर सवार हो रहा हूँ और जी दूसरी तीसरी दफा आया हूँ, तो आप मुझे उसका एड्रेस दे, मैं चला जाता हूँ, उसे पकड़ के ले आऊंगा और तुम्हारे सामने से पेश करूंगा और जी पुलिस के हवाले को करूंगा। जी तो कहता है अच्छा। नेक्स्ट टाइम जब मैं गया पूछने तो कहता है नहीं जी वो कोई ऐसी खबर थी, वो ठीक नहीं थी, मतलब वो यू आर जस्ट अवॉइडिंग टू सेटिस्फाई मी। जी तो जी ये सूरत हाल है जी। सेकेंडली आप माफ करना, मैं इनफैक्ट कंसंट्रेट डी ट्रैक हो जाता हूँ, मेरी जहनी हालत जो है ना पिछले 7 साल से इतना प्रेशर में। फिक्र ना करें आप, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जी अ, अब पॉइंट बताएं तो फिर हम राबिया से के पास चलेंगे, राबिया से पूछते हैं कि अगर वो जिन लोगों के ऊपर शक है, वो जो ड्राइवर है और जो अच्छा हाँ, जो पाकिस्तान में। ड्राइवर जी का जी नाम है वो आमिर खान। आमिर खान है, सन ऑफ अमान खान। ये जी जी गांव है मीरोजई क्वाड से 3-4 किलोमीटर दूर है जी। जी जी तो वहाँ उसने, हाँ यस, ये 22 दिसंबर 2014 को, अच्छा उसने अपील की वहां पर जी। मैं आप अपील का एलिमेंट वो डिस्कस नहीं, मैडम ने डिस्कस नहीं किया था, मैं बता नहीं सका था। जी मैडम जी 3 साल के दोनों को हुई जी, मेरे बेटे को भी और आमिर खान को भी। मेरे बेटे को इन एब्सेंशिया हुई जी, तीन जी साल की। तो जी वो अ, उसने क्योंकि वकील से मशवरा करके दूसरे बयान दिए 14 तारीख वाले कि गाड़ी जी मैंने खुद जलाई, पैसे मैंने लिए और अ, अच्छा। तो उसने मैडम ये किया कि अ, वो पैसे उसने डेफिनेटली घर भेजे, जी अ, दिसंबर में ही भेज दिए, मार्च में ही भेज दिए, 2 मार्च के फौरन बाद। जी क्योंकि फिर मार्च 2015 में यानी 1 साल बाद जी वहाँ इलाके में कोई एक मशरान कहते हैं, पख्तून भाई, मशरान मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं वो जी इलाके के। एक एक बहुत सीनियर इंजीनियर है किसी शोबे में, उसी इलाके का है। तो जी वो मेरे पास है, वो भी बहुत सीनियर था किसी शोबे में। उसकी डेथ हुई है रिसेंटली, ही वाज 50 इयर्स। तो जी खैर वो बंदा गया, वलीद खान नाम है उसका, मशरान साथ लेकर। उसका जी भाई को जीएम था एक उधर पीटीसीएल में क्वार्ट में, वो भी गए। तो जी उसने जब घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि ब्रांड न्यू उस पैलेस टाइप घर बना हुआ है, पैलेस टाइप एक जी ड्राइवर पैलेस, नई एक्सपेंसिव गाड़ी उसके घर के सामने। इट वॉज जी फाउंड पॉइंट। तो जी वो पहले तो देख के उनको घबरा गया, बाद में वो जरा स्टेबल हो गया और उसने कहा जी मुझे नहीं पता। तो अच्छा घर जो है ना, उसने जब मार्च में ही पैसे भेजे, जी दी मनी 1.5 मिलियन, यानी 4.5 5 4.5 करोड़ पाकिस्तानी बनता है। तो जी उन्हें कंस्ट्रक्शन से शुरू कर दी होगी और 6 मंथ 9th मंथ में घर बन जाता है। जब जी ये लोग गए मार्च 15 में 1 साल बाद अ, उस वाक्य के, तो वहाँ घर भी था। और अच्छा बाद में मैंने अपने तौर पर पुलिस को रिपोर्ट शोट भी जो हुई वो मैं बताऊंगा कैसे। तो वो जो इंस्पेक्टर था मेरे पास इधर इस्लामाबाद में आया था, जी उसने बताया जी कि वो उसने कहा कि मैंने ज़मीन बेची है, एंसेस्टर लैंड की है। Whereas अब कॉल कट कर दें, कॉल आ गया।
हेलो, माफ करना जी। जी जी, कोई बात। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था जी? कि आप वही वो, ड्राइवर की बात कर रहे थे। जी, ड्राइवर ने जमीन बेची और घर बनाया। अच्छा, वेयर के जो पुलिस इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी ना जी, उसमें जी जमीन की वो सेल का कोई जिक्र नहीं था। उसने जी कैटेगरी कहा था कि हमने पटवारी को महकमा माल को लेटर वेटर लिखे हैं, लेकिन यह है कि जो रिपोर्ट दी उसने, उसमें उसका ज़मीन की फरोख्त का या पटवारी साहब का कोई जिक्र नहीं था। तो जी। आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों उसको उसका जिक्र नहीं किया। जी तो ये भी एक पहलू है। अब मकसद ये है कहने का कि वो जो 4 साढ़े 4 4 करोड़ रुपया आया मार्च 2014 में, वो मार्च 2015 तक उसका घर बन चुका था, गाड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदी जा चुकी थी। अच्छा तो कुरबान साहब, ये फरमाइएगा, अभी इस वक्त जो है, आप एक जो ड्राइवर है आमिर खान और एक हैदर अली जो कंपनी का मालिक है, इन दो लोगों के ऊपर आपको शक है? जी देखें जी, इनिशियली तो मैं समझ नहीं आ रही थी, और लेकिन लेटर ऑन 7 साल से मैं इसको लिंक्स को जोड़ रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंच जाऊँ कि उस बंदे को जो प्लान है या जो कुछ भी है एग्जीक्यूट उसी से कराई गई है, ड्राइवर से। लेकिन यह है कि मैं उसके दूसरे भाई का नहीं कहता कि वो उसमें शामिल है, लेकिन हैदर दी खालत पर मतलब है कि मैं कह सकता हूँ कि वो उसका, क्योंकि वो बड़ा रिएक्शनरी, बड़ा वो डोमिनेटिंग, और जो है ना, किसी की बात सुनता नहीं है। जी। बेटे मेरे को एक दफ़ा उसने ये कहा जी कि हैदर अली कहाँ पे रहता है? उधर ही रहता है ना जी, यूएई में रहता है ना जी। यूएई में अ, रहता है, ठीक है। दूसरा भाई भी यूएई में रहता है, इधर इस्लामाबाद में भी उनके घर हैं जी। जी मुझे नहीं पता किधर है, लेकिन कोई सुना है कि अच्छी किसी लोकेलिटी में रहते हैं। बेसिकली तो ये इधर के है ना, बहावलपुर के, अहमदपुर शर्किया के आपने जी। आपने इन दोनों के, आमिर खान और हैदर अली खान के खिलाफ पाकिस्तान में भी कानूनी कार्रवाई की कुरबान साहब? जी उसके खिलाफ तो मैंने क्या किया, मैं हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया जी। जी मैडम को बताया था, मोहसिन कियानी साहब थे जस्टिस, वो जी हेयरिंग शेयरिंग करते रहे। मैं उनसे जी मिला उनके चैम्बर में। एक बैरिस्टर साहब है हुसैन, उन्होंने मेरा कम्प्लीमेंट्री ऑनरेरी केस लड़ा, 2 साल। आखिर जो फैसला था वो बिल्कुल सरमन नहीं, मौलवी साहब करते हैं जी कि भाई ये कर दो, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। तो ये पाकिस्तानी शहरी है, गवर्नमेंट का देखे वेखे, बस वो खत्म होगी बात। फिर मैंने एक है नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मेरिट के साथ एक वैक्यू ट्रस्ट बिल्डिंग है। जी ये यूएनओ का एक अदारा था, आजकल वो भी इनफेक्टिव हो गया है। उसके थे एक नेशनल फैम के एक अली असगर चौहान, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे, वो उसके चेयरमैन थे। वहाँ मुझे किसी ने कहा जाओ, हेयरिंग शेयरिंग करते रहे। जी जी बल्कि एक दफ़ा उन्होंने मुझे बड़ा अनप्लेजेंट तौर पर ट्रीट किया, कहने लगे तुम्हारा बेटा मर गया है, क्या हमारे पीछा करते हो। लेकिन जी इन द मीन एक उस वक्त ये बात कही, एक फजीला लियानी है जो इस्तान की मेंबर है, और एक चौधरी शहीद है आईटीसी के इस्लामाबाद के मेंबर है, मतलब इस कमीशन के एनी हो। और जी बाकी उनके बड़े सीनियर वकील थे, अदरीस बेग साहब, और एक लॉ अफसर था मिस्टर वकार, जी देवर देयर। तो मैंने उन्हें कहा जी आपके पास क्या सबूत है, फिर मैंने उन्हें राइटिंग दिया, बट ही नेवर जवाब उन्होंने नहीं दिया एनी हो। तो उन्होंने फिर ये कहा जी कि आप अप्लाई करें, खुद कंप्लेंट के लिए करें, हमें दें, हम केपी के गवर्नमेंट वाले भी, कभी डिप्टी सेक्रेटरी आ जाता था, कभी एडिशनल सेक्रेटरी आ जाता था, वहाँ के लोग आते रहे, ये उन्होंने मतलब किया। फिर अखीर उन्होंने कोहाट रियाज शहीद, वो क्या नाम है, कोहाट में थाना है, वहाँ पर उन्होंने केपी के गवर्नमेंट ने उसकी एफआईआर काटी। जी एफआईआर होती है सब, मैडम को पता है कि वो इससे पहले टीपीसी अगवा की जी। जी द नेक्स्ट डे
اس کی ضمانت ہو گئی. وہاں وہ لوکل تھا اور میں پنجابی ہوں. جی وہاں ذرا سلسلہ دوسرا چلتا ہے. جی آئی شوڈ بی ویری فرینک, اٹ از اے ریالٹی. جی تو خیر پھر میں جاتا تھا ادھر سے پنڈی سے یا جی اسلام آباد سے کورٹ میں ایڈیشنل جج تھے شاہ صاحب کیا, جمال شاہ کیا. جی ان کے پاس میں گیا تو ایک ہیئرنگ پر گیا, دوسری ہیئرنگ پر انہوں نے ضمانت کر دی, جی اسے جوڈیشل میں بھیج دیا. اور لیکن یہ ہے کہ وہ جیل میں ایک دن رہا یا تھانے شانے میں. تو پھر مجھے وہاں تھریٹ ہے, اور میں نے پھر ادھر اصغر چوہان صاحب کو میں نے کہا جی مجھے تھریٹ ہے. تو جی وہ میرے ساتھ پولیس اسکارٹ بھیجا کرتے تھے. یہ جی وہاں سے جہاں سے کے پی کے شروع ہوتا ہے نا, جنگ فتح جنگ کی طرف, وہاں سے پولیس جی اسکارٹ میرے ساتھ جاتا تھا آگے. پھر وہ مجھے کورٹ میں کر کے پھر وہیں جنڈ پر چھوڑ جاتے تھے. پھر میں آگے ساتھ میرے ڈرائیور یا جو بھی بندہ ہوتا تھا میں واپس آ جاتا تھا. تو جی میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ پشاور میں نے جی ریٹ کی. دو وکیل ہیں, ایک چودھری اکرام صاحب ہیں آج سپریم کورٹ کے, اور ایک وہاں پشاور کے ہیں نور عالم خان صاحب, وہ بھی سپریم کورٹ کے ہیں. ان دونوں نے مطلب میرے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں ابھی بھی. اور اپیل کی تو پھر دو پوائنٹ پر اپیل کی. ایک تو ہمارا کیس کوارٹ سے پشاور ٹرانسفر کیا جائے جو لائف تھریٹ ہے, جی اور سیکنڈلی ری انویسٹیگیشن کرائی جائے. جی انہوں نے ری انویسٹیگیشن والی میری بات تو نہیں مانی, لے کر کیس کوارٹ سے پشاور ٹرانسفر کر دیا. جی ان دا مین ٹائم وہ کیس انہوں نے یہاں یہ بھی آرڈر کیا کہ یہ سیشن جج کو جو پشاور کا ہے اس کیس وہ ہیئرنگ کرے گا. جی سیشن جج کے پاس کیس آ گیا تو اس نے کافی سارے نان بیلیبل ریونٹ آف ارسٹ ایشو کرتا رہا. مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا آج تک, جی 2017-18. جی اس کی آرڈر شیٹ کی کافی لی تو پتہ چلا کہ وہ نان بیبل وارنٹ آف ارسٹ یا تو سروس ہی نہیں ہوتے, یا سروس ہوتے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہے, اور کورٹ اس پر کوئی ایکسیکیوشن کا کوئی نہیں کرتی. تو اب جو ہے نا میری وائف نے ریٹ کی پشاور ہائی کورٹ میں دوبارہ جی کہ جی اس کی ری انویسٹیگیشن کی جائے. تو وہ 302 دفعہ جو ہے نا بنتا ہے. وہ وہاں پر چودھری کرام صاحب میرے ساتھ تھے, اچھا بولے, سینئر وکیل ہیں, جی جوڈیشری بارہ ان کا نام ہے. جی تو جج صاحب نے ان کی بات سنی اور آؤٹ آف دا ٹرن میں سنا, ان کا بہت رش تھا اس حال میں. تو جی انہوں نے آرڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے جی, سیشن کورٹ کو دوبارہ بھیج دیا, اور یہ لکھا کہ اس میں 302 جو ہے نا اس کو دیکھا جائے اور جی وہ لگائی جائے. اچھا, اچھا اب ہم رابعہ کے پاس چلتے ہیں. جی رابعہ, سب سے پہلے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اخبار کو. ضروری ہے میڈم, یہ کیس آپ سبجیکٹس نہیں ہے جی. جی کہہ سکتے ہیں سبجیکٹ سے آپ کیسے اس کو لے آئے. اس پر سیشن کورٹ نے مجھے بلایا اور جی عالم خان صاحب پیش ہوئے. ان کے ساتھ ایک بچی ہے, بڑی اچھی بچی ہے, بڑی لائق جی ایڈوکیٹ. تو وہ بھی پیش ہم ہوئے. تو نور عالم خان صاحب نے کہا جی میں نے تو آرگومنٹ کر دی ہے. انہوں نے رائٹنگ فریش انکوائری کے لیے ریٹن اپلائی جی کیا. تو میں جی نے کہا تھا آپ کچھ لکھ کے لائیں. میں میڈم 14 پوائنٹس لکھ کے لے گیا. جی آلموسٹ جو دبئی کے اس کو امیر کو لکھے ہیں جی کہ ان پوائنٹس کنسیڈر نہیں کیا گیا. اٹ از ناٹ بہت انہوں نے اسے مانیٹری کرائم یا فائنینشیل کرائم کے طور پر ٹریٹ کیا. جی اور جی انہوں نے دوسری یعنی کہ ریپنگ اور مرڈر کی طرف وہ گئے ہی نہیں عربی جو تھے. جی جی اس لیے انہوں نے ود ان 1-2 منتھ انہوں نے وہ کر دیا. اور کورٹ نے 3 سال کا دونوں کو کر دیا. میرے بیٹے کو ایبسنسیا بیس بنیاد یہ لی کہ یہ جو عمر ہے, یہ پاسپورٹ اس نے گھر میں کیوں رکھا ہوا تھا. گھر جی میں اس لیے رکھا ہوا تھا, وہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو 2 جنوری کو بلایا اور
اسے جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ تم ویزا لگانے کے لیے بیوی اور بچی کا تم اپنا پاسپورٹ لاؤ تاکہ تم ثابت کر سکے کہ تمہارے پاس ویلڈ انٹری ہے، تم ادھر جاب کر رہے ہو. جی ٹائم یہ واقعہ ہو گیا اور بیٹا میرا مطلب پاسپورٹ اس کی بیوی نے خود دیا. میں آپ کو بتایا تھا ایک انڈین لیڈی تھی مسز اور انکل انتھونی، بزرگ آدمی سے، وہ انڈیا کے کرسچن تھے. وہ ساتھ نیکسٹ ڈور نیبر تھے. انہوں نے بالکوں نے سیم ڈے اپنا دوسرا ڈرائیور کو بھیجا کہ عمر کا پاسپورٹ گھر سے لے آؤ. یہ بات میں آپ کو بتا سکتا پہلے. تو وہ گیا تو لیڈی ساری اکٹھی ہو گئی. انہوں نے کہا اس کو نا دو پتہ نہیں کون ہے، کوئی عجیب سی حیت تھی. پھر انکل انتھونی اور اس کی بیوی میری بہو کو لے کر راشٹریہ پولیس چلے گئے اور وہاں پر پاسپورٹ دیا. اور پاسپورٹ جب دیا تو پیچھے سے فون گئی بالکوں میں سے کسی کی. وہ نام میں بتا سکتا ہوں. وہ تو انہوں نے کہا فلاں بندہ ہے. وہ ہنسنے لگ پڑے. جسٹ ون آف مائی ڈاٹر ان لا. تو بجائے اس کے کہ تم ہمدردی کرو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے. اور وہ پھر بہو میری نے کہا کمپلینٹ بھی کرو، میرا ہسبینڈ مسنگ ہے. انہوں نے کہا کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، جاؤ. یہ آگے بیچاری وہ جس نے لائی تھی، وہ زید قریشی نام ہے بچے لڑکے کا، وہ بھی ادھر کیا. وہ کی بڑی انٹریکشن ہے عبدالعزیز خالد سے. تو ادھر ہمارے پنڈی کا رہنے والا میرے بیٹا جو نیوی میں اس کا کلاس فیلوشپ ہے، جاب بھی اسی نے دلائی تھی. تو وہ پھر اس نے میری بہو کو گھر لے گیا کیونکہ اس کی بیوی بچے ادھر تھے. ہمارے گھر وہ ادھر بیوی بچے اس کے آتے رہتے تھے. دو پھر احمد بھی انگلینڈ سے آ گیا اور میرا بیٹا عارف بھی امریکہ سے پہنچ گیا. اور پھر انہوں نے کمرہ خالی کر دیا اور وہ جاتے رہے وکیلوں کے پاس. اور یہ وہ وکیل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ تو نہیں کر سکے. پھر میں گیا، میں نے میں گیا تھا پہلی دفعہ ویزے پر. ایک وکیل ہے بدر الگر، یہ لا فرم ہے، کافی اسٹیبلش ہے. وہ ایک ٹریڈ سینٹر ہے دبئی میں، لاہور پر ان کا آفس ہے. تو ان کا لاہور کا تھا، پاکستانی جہاز تھا. تو انہوں نے مجھے مطلب 60,000 درہم مانگے. میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے کدھر ہے. 30,000 پر وہ درہم پر وہ بات ختم ہوئی. تو میں نے 15,000 ان کو دیے. اور وہ جو میری بہو نے بھی اور اس نے بھی 10 سال وقت کی اس پر جو پاور آف اٹارنی تھا، جو ایگریمنٹ تھا. ایگریمنٹ یہ تھا کہ ٹل ریکوری آف یور سن ہم 50% دیں گے، اور جب ٹرائل کورٹ میں 50% ریمیننگ پھر لیں گے. تو ابھی ریکوری نہیں ہوئی. تو آئی تھنک آئی بلیو کہ ٹھیک عرصہ گزر گیا ہے، لیکن لیگلی اور مورلی دے آر رائٹ کہ وہ ابھی اسٹل دے آر انگیج ود اس. یہ آپ بھی اس پر روشنی ہے. اس کے بعد کسی اور نے مجھے بتایا کہ ایک اور وکیل صاحب راشد الشیشی کوئی ہے، وہ مزدور بلڈنگ ہے اس میں ہے. تو اس کے پاس جو ہے وہ بڑا زبردست یہ ہے وہ ہے. اس کے پاس کیا وہاں ایک پاکستانی صاحب تھے، ہائی کورٹ لیول کے تھے، وہ کراچی کے بزرگ آدمی تھے. تو انہوں نے اسے مجھے ملایا. اس نے بھی 60,000 درہم مانگے. پھر 20,000 پر بات ہوئی. میں نے 10,000 دے دیے، وہاں 6,000 دیے. میں نے کہا باقی میرے پاس نہیں ہے. تو وہ بھی ایگریمنٹ یہی ہوا کہ دل ریکوری 10,000، باقی ٹرائل کے لیے 10,000. انہوں نے کچھ کیا، اس نے کچھ کیا. اور جب میں دوبارہ ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کی تو لفٹ نہیں کراتے، بلکہ آنکھیں دکھاتے نہیں ہیں. آنکھیں ماتھے پر نہیں رکھتے، آنکھیں دکھاتے ہیں. تو سائٹ پر یہ کیا. اور پلس بتایا تھا اور صاحب کو کہ وہاں پر پاکستان دبئی ایسوسیشن ہے، وہ کو اچھے لوگ ہیں. وہاں مجھے انڈیا کا ایک بندہ عبدالسلام کیرالہ کا، وہ مجھے جس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ وہاں مینیجر تھا. وہ جو کمرہ تھا صاحب ہے، کوئی پولیٹیشین بھی ہے اور نیک انسان ہے. انہوں نے مجھے اپنا کمرہ دیا، فرنشڈ ہوں، ڈرائیور دیا، گاڑی دی. تو پھر میں نے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شہر کا اخبار ہے اردو کی، اس میں اشتہار تھا. اشتہار دینا ہے تو آپ اشتہار دے دیں. تو میں
उसके ड्राइवर को कहा ले चलो, और शहर के दफ्तर गया, वहाँ जी पर मैनेजर साहब बैठे हुए वो अपना इश्तेहार लिख के लेके गया था, फोटो को जी बैठे के लेके गया। जी तो अब्दुल मजीद नाम था, वो भी लाहौर के साहब थे। जी वो बैठे बैठे हुए थे, इन द मीन टाइम बुजुर्ग आए लंबे से सलवार जी कमीज में, जैसे पाकिस्तानी वाले बुजुर्ग होते हैं। जी वो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वो मैनेजर उसके पीछे दफ्तर चला गया उसके। जी तो आया, कहता है ये आपको बुला रहे हैं। मैं गया तो उन्होंने कहा आप कौन है? मैंने कहा जी मैं, ये मेरा ये है। तो जी वो कहने लगा मैं जरा बात कहूँ, और मैं 20 साल की उम्र में था, शर्क से बाद मेरा है, और ये दुबई से भी फ्रेंड होता है, पब्लिक होता है, इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी। तो जी आप क्यों आए हो? मैंने कहा, जी मैंने इश्तेहार पर देना था। उसने मैनेजर को बुलाया कि भाई ये मेरे भाई हैं अपने, जितने इश्तेहार दे आप इनके छापें, और जो प्रोमिनेंट जगह जब कहेंगे आप वहाँ छाप दें, से कोई पैसे नहीं लेते। जी। तो बस 2 दफा ही उन्होंने, मैं उनके पास गया, फिर नहीं जा सका। अच्छा कुरबान साहब, अब थोड़ा सा मैं राबा की तरफ जाऊंगा। जी जी करें। जिस तरह नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि हर इतवार को मौसम राबा सागर मारूफ एडवोकेट इस्लामाबाद से मौसम जीरो होती हैं, और ये आपके जी लिए बड़ा अच्छा सुनहरी मौका था कि आप किसी किस्म का कोई लीगल इशू हो तो हमें किस सवाल भेज सकते हैं, और आपके सवालों को जवाब भी दें। राबा, जिस तरह आपने अभी सुना है कि कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स की कुरबान साहब ने, और सारी चीजें हाँ, आप यस, क्या। एक सेकंड जी। वो सब्जेक्ट इसका मैं मैडम को नहीं बता सका। मैडम वो जज, सेशन जज साहब को ने मुझे बुलाया, तो मैंने अपना दुखड़ा सुनाया, और आई स्टार्टेड। अब मैं बड़ा सेंटिमेंटल हो गया। मैंने कहा जी जी मुझे पता है 7 साल मेरे कैसे गुजरे। अब अब ये उन्होंने सर नीचे कर लिया। फिर जी चंद दिनों के बाद उन्हें पता चला कि वो उन्होंने क्वार्टर शर्ट कर दिया। ऑर्डर जी भी ये किया कि मुझे आया था मेरे पास, पता नहीं उन्होंने भेजा था, वो डिलीट हो गया, दोबारा मैं उनसे लूंगा। तो जी वो उन्होंने पुलिस को लिखा है, करो, वहाँ की पुलिस ने क्या करना है, जो पहले किया अभी भी वही करेगी। मुझे आई डोंट ट्रस्ट इन लोगों को, trust नहीं करता। जी 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 मगर वो मतलब कोर्ट ने डिसीजन अपना कर दिया, अब कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं है मैडम, अब सब जी जुडिस नहीं रहा, अब पुलिस जी के पास। जी जनरल जी, आप फरमाइए राबिया कि जिस तरह आपने कुरबान साहब ने डिटेल से बताया कि लीगल प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें कोई ऐसा कोई सच चांस नजर नहीं आया कि कोई ऐसी कोई पीछे हो। आप क्या समझती हैं, क्या क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि ये मसला हल हो सके? जैसा दो लोग हैं जिनके ऊपर के बाद सब शक करते हैं, एक तो आमिर खान जो ड्राइवर है दुबई में, वो वापस आ गया जिसको 3 साल सजा हुई, दूसरा हैदर अली है, उनके ऊपर, दो लोगों के ऊपर इनको शक है। ये किस तरह, क्या ये जो लोग इधर हैं, क्या उनका केस इधर पुट अप हो सकता है, और किस हैसियत से हो सकता है? जी, थैंक यू खलील साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टार्ट से बात करते हैं जबकि इनके बेटे को ड्राइवर के समेत वहां पे 3 साल की सजा हुई। जी जस्टिस का एक असूल है, अगर हम जो इंसाफ के असूल हैं जिनकी बेस पे कोई भी वकील, कोई भी जो जज है वो एक इंसाफ की कुर्सी तक पहुंचता है, तो उसमें सबसे अहम असूल ये है कि जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड जी आपके सामने अगर मौजूद नहीं है तो उसको सजा कैसे हुई। जी यहाँ पे जब इन्होंने ये बताया कि इनका जो बेटा है वो वेरी फर्स्ट मोमेंट से गायब है, वो जी जज के सामने पेश नहीं हुए, वो किसी भी फोरम में पेश नहीं हुए, तो उनको सजा कैसे होगी। सबसे जी पहले तो अदालत का ये होता है कि जो अक्यूज्ड है उसको अदालत के सामने लाया जाए। अब मुझे बिल्कुल। ये नहीं पता है कि जो दुबई के रूल्स हैं वो किस तरह हैं, वहां पे किस तरह से सजा देते हैं, लेकिन जी पाकिस्तान में जो सेशन अदालतें हैं जी जी उनमें चाहे जमानत है, चाहे जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, वो जब तक अक्यूज सामने ना हो उस वक्त तक वो ना सजा सुनाई जाती है, ना बेल ग्रांट की जाती है। जी तो ये मैं बहुत एक पॉइंट ऐसा है कि ये ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। जी सेकेंडली, जब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे आगे इस इन तमाम प्रोसीडिंग को किस तरह से आगे चलाया जाए ताकि जी इनका जो बेटा है वो रिकवर हो सके और इनको इंसाफ मिल सके और जी इनकी जो इतने सालों की मेहनत है उसका कोई रिजल्ट सामने आए।
जी उसके लिए ये है कि मैंने कुर्बान साहब से ये कहा था कि आपकी जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं अभी तक, उनका फर्स्ट टू लास्ट तमाम जो पेपर्स हैं वो मुझे अलग अलग कार्रवाई के दें। मैं उसको जी थॉरोली एग्जामिन करती हूँ कि कहाँ पे हमारा डिफॉल्ट है, कहाँ पे कोई ऐसा सिरा हमें मिल जाए जिससे हम आगे पहुंच सके। क्योंकि कुर्बान साहब के मुताबिक इन्होंने कोई ऐसा फोरम नहीं है, ये हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं, ये एफआईआर में भी जा चुके हैं, सेशन हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर सेशन कोर्ट तक भी ये चले गए हैं। लेकिन अब हमने देखना ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें मिल सकती है जो हम आगे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हमारा ये है कि हमने जो लड़का है वो कैसे रिकवर हो। जी सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर कुछ दुबई की बातें हम करते हैं ना, कि जी जहां से ये वाकया स्टार्ट हुआ है, अगर ये लड़का अदालत के सामने पेश नहीं हुआ तो इसे सजा कैसे हुई? क्या जी वकील इनकी तरफ से अगर कोई वकील नॉमिनेट होके पेश हो गए तो क्या ये काफी है कि सजा सुना दी जाए? जी सेकेंडली ये देखना है कि वो जो जिस कंपनी में ये जिनके साथ एम्प्लॉय था, उस जी कंपनी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्या उनकी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके साथ इनका किस किस्म का एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ था, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसमें इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी। जैसे कि जी इन्होंने ये बताया कि वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो जी सेटिस्फाइड नहीं था और उसने 2-3 दफा कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा या कुछ, क्योंकि जी उसे उसके जो पैकेज है जॉब का वो नहीं दिया जा रहा था, जी जी जिस जी पैकेज के ऊपर वो था। जी सेकेंडली मुझे लगता है कि मुझे उन दोनों वकला से भी बात करनी पड़ेगी जो कि दुबई में इनके वकील थे, ताकि उधर की जो फाइल्स हैं वो भी मैं एग्जामिन कर सकूं और उसको जो है मुकम्मल तौर पर देखें और आगे कोई ऐसे पॉइंट्स निकलें कि किस तरीके से हम कौन से इंटरनेशनल लॉज को इम्प्लीमेंट करते हुए, कौन से इंटरनेशनल लॉज को अडॉप्ट करते हुए हम दुबई गवर्नमेंट पर या जिस भी मुल्क में इस वक्त वो मौजूद है उनसे हम राब्ता कर सकें और इनके बेटे को रिकवर करा सकें। तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं जो इनके केस में एग्जामिन होने वाले हैं। जी उसमें मुझे फाइल लगने के बाद 10 दिन भी लग सकते हैं, मुझे उसको गो थ्रू होने में 1 हफ्ता भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकते हैं, ये अब डिपेंड करता है पेपर्स पे। जी और उसके साथ मुझे उन तमाम वकला से भी बात करनी पड़ेगी, खसूसी जी तौर पर जो दुबई में है, ताकि वो जी भी मुझे इसके ऊपर रहनुमाई फ्राहम करें कि हम इसको कैसे आगे चला सकते हैं केस को। जी खालिद तो साहब। ईरा भाई ये फरमाइएगा। छोटा सा जी एक जी जी दोबारा तो आप फरमाइए पहले। लाइटर एक आप जरा देखें करेक्टर और मॉरल लेवल। वो बुजुर्ग आदमी जो कराची के साहब थे, सीनियर आदमी थे, मैंने उनको एक दिन कॉल की, मैंने कहा, अब मैं उनका नाम भूल गया, उनका फ़ोन नंबर है मेरे पास। अ, वो मैंने कहा जी कि आप किधर है? कहने लगा मैं कोर्ट में हूँ। हाँ जी, कोर्ट किधर है? कहता जी कोर्ट 30 माइल्स अवे। जी तो मैंने कहा जी मैं तो आपकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। तो उनको देखें, वो कहता है ऊपर आ जाएं। पहले वो 30 माइल अवे थे और जी जब उन्हें पता चला कि ये पैसे देने आए हैं तो फिर वो फौरन उन्होंने कहा आप ऊपर आ जाएं। बस ऐसे मैंने कहा आप ये भी बता दूं, ये ऐसे भी होता है जी। वकील ऐसे ही होते हैं। जी जी नहीं, वकील सारे ऐसे नहीं नहीं, होते। कुछ नहीं, वकील मैं ऐसे। वकील कह रहा हूँ, मैं पर्सन टू पर्सन होता है जी। जी नहीं नहीं, वकील वैसे मैं आम जनरल बात करता हूँ। वकला की बहुत सारे अच्छे वकील भी हैं, बहुत समझदार हैं, कुछ अच्छे अच्छा, बुरे ठीक है। बात भी होते हैं, ये इसमें तो कोई आपको बात नहीं। कहना मैं बात करता हूँ, बैठ क्या जानती होंगी, ये बंदा सुप्रीम कोर्ट का है और बड़ा, इसका बेटा भी बैरिस्टर है, ये वो बड़ा सेटअप है मरी रोड पर। ये मेरे साथ जाते हैं उधर और कोई आज तक मैंने मुझसे कोई एक पैसा भी नहीं जी दिया। मतलब बस काइंड हर ऑफ किस्म के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, तो ये तो बिल्कुल अब इंसान का अपना ज़मीर है कि वो कितना जमीर है किस जी अंदाज बिल्कुल। में करता है। हाँ जी कुरबान साहब एक और सवाल आपसे है कि आपने जब तक भी दुबई में जाते रहे यूएई में, आपको जो पाकिस्तानी कौंसलेट हैं उनकी तरफ से कि जिस लास्ट में मैंने देखा कि इमरान खान साहब काफी बर्म हो रहे थे, जो उसी पाकिस्तानी में जो कौंसलर हैं, हाई कमीशन है, इनका रवैया जो है बहुत ही अफसोसनाक है इन लोगों के साथ।
सऊदी अरेबिया का उन्होंने खासकर जिक्र किया। इस तरह पूरी दुनिया में जितने भी यहाँ पर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हाई कमीशन है, उनका रवैया अनफॉर्चुनेटली लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, उनको रवैया कुछ ऐसा ही है कि वो इंसानों को इंसान नहीं समझते। जब उनके पास जाए कि कोई काम लेके जाते हैं, अक्सर लोगों की कंप्लेंट आती रहती है, तो कई बार मैंने इनके ऊपर आर्टिकल भी लिखे। और बदकिस्मती है कि जब ये लोग आ जाते हैं तो ये समझते हैं कि यहाँ पर हम आ गए, और जो लोग इनको मेंटेलिटी जो है ना, वो इनकी पता नहीं किस किस्म की है, या क्या ऐसा है कि जिस तरह खान साहब ने कहा कि जो वो चीज पाकिस्तानी है बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं फैमिली के लिए, वो अपने पैसे बेचते हैं, मुल्क के लिए भी एक अहम जो है किरदार अदा करते हैं, मगर क्यों उनके साथ ये सलूक किया जाता है? और आपने देखा एकदम जो रिटायर्ड सफारतकार थे वो मैदान में आए उनको डिफेंड करने के लिए कि जी आपने ऐसे क्यों ह्यूमिलेट किया हमारे सफारतकारों को, हालांकि ये अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। इनसे बात करें तो नहीं गलती मानते कि आगे से वो इस वजह से आपका एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट मैं अर्ज करूं छोटी सी बात, 14 अगस्त को मैं वहाँ था 2014 में। उस दिन एम्बेसडर जो थे वो अबू धाबी से दुबई आए हुए थे, पाकिस्तान जो एसोसिएशन है उसमें, तो उसमें फ्लैग रेजिंग थी, वो सेरेमनी थी, वहाँ पर वो आए, काफी पाकिस्तानी थे। तो मुझे उन्होंने एक साहब है राजा असद है, इंजीनियर थे, आजकल पाकिस्तान आ गए शायद, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि जज एम्बेसडर साहब ने दुरानी साहब से कोई आजकल वहाँ नहीं है, तो बेसिकली जर्नलिस्ट थे गालबन, फिर इधर इंडक्शन हो गई और एम्बेसडर हो गए। मैं गया वहाँ पर, अच्छी तरह मिले। बल्कि एक नंबर 2 थे डॉक्टर फैसल। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर फैसल मेरा बेटा जो अमेरिका में उसकी क्लास फेलो कॉलेज में था ही नहीं हो, तो उसका रवैया मेरा बड़ा मतलब है कि जैसे कि हम जो है ना वी आर बेगर्स, और हमको हमारा कोई हक नहीं है कि उनसे कोई बात करें जी। तो बंदा जिसका बेटा गुम हो वो तो बातें करता है, बातें पूछता है, उसकी जहनी हालत भी बड़ी अजीब। और एम्बेसडर साहब ने खैर बुलाया मुझे, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, मैंने मिले, सीट छोड़ के इधर आए, चाय से पिलाई और हमदर्दी की 2-4 बातें की, फिर फारग कर दिया। अच्छा, मैं अब गेट पर रिसेप्शन में एक लेडी थी काले बुर्के वाली, तो उसका हस्बैंड भी वहीं कोई जॉब शॉप कर रहा था, पढ़ी लिखी औरत थी। मैंने उसने एप्लीकेशन दी कि मैंने कहा ये एप्लीकेशन ले मेरी, रिव्यू टू एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन। इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। और ये अच्छा मेरा वो मैंने ट्विटर अकाउंट भी मेरे बेटे ने बनाया, मुझे इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पता, एक बेटे ने बनाया था। मैं लिखता हूँ, कल परसों मैंने एक ट्वीट की है जिसमें लिखा है कि ये काला बुर्का का जिक्र किया है मैंने, और उसमें लिखा है कि इमरान खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% ठीक है। पॉइंट कर भी ये डिफरेंट है जी। और माफ करना मेरा तो, अच्छा एक और साहब थे जिन्होंने मुझे आपको बताया था गाली, बहुत गंदी गालियां दी थी, खैर उसका जिक्र मैंने लास्ट टाइम किया था, रिपीट करना मुनासिब नहीं है तो। अच्छा वो क्यों गाली दी? हाँ अब यस पता चला कि ये कौंसल के लोग और ये एम्बेसी के लोग और यूएई के जो इंटेलिजेंस वाले होते हैं, ये शाम को जाते हैं, जो हमारा वो है वो कंपनी, वहाँ रात शाम को बैठते हैं और वहाँ पर वो फिर शामें गुजारते हैं। और फिर वो बड़े फ्रैंक होते हैं जी। उन्होंने उसे मतलब कहा यार ये रोज आ जाता है बाबा, इसको जरा झाड़ो। उसने मुझे वो मतलब फॉरन सर्विस का नहीं था जी, तो उसने मुझे मतलब इतनी गालियां दी, गंदी गालियां कि मेरा तो मीटर फिर गया, मैं चला गया उसके पास, नहीं हो मैंने उसे गाली नहीं दी, लेकिन मैंने पूछा जरूर उससे जावेद खट्टक के सामने कि मेरी इसका क्या कहता है जी, आप डेकोरम के ख्याल करें। मैंने कहा जी मैंने भी डेकोरम देखे हुए हैं, मेरे पास एम्बेसडर भी आते हैं, मेरे पास मिनिस्टर भी आते हैं, मेरे पास जनरल भी आते हैं जब मैं आवाज इंसान, तो डेकोरम का सारा मुझे पता है। लेकिन ये है कि मैंने एग्जैक्टली शो की तो कहने लगा जावेद खट्टक के यार एक बंदा आया हुआ है वो कराची का, मुल्तान का, उसका बेटा इंजीनियर था, वो छत से गिर के मर गया है, तो वो इधर ही है। मैंने कहा उसे पता चल गया है ना कि उसका बेटा इज डेड,
एंड इज लाइक समवेयर इन मोर्चरी। तो मेरा मुझे तो मेरी एंग्जाइटी इसलिए मल्टीप्लाइड बहुत करता है कि जी ये अनसर्टेनिटी जो होती है ना मैडम, बेटा जी, जी अनसर्टेनिटी मोमेंट। जी मैं कहता हूँ देयर इज नो ग्रेजुएट को ऐसा ग्रेजुएट आज तक नहीं बनाया किसी फिक्शन स्टोरी में भी जो आपकी पेन को क्लियर कर सके। जी। अच्छा कुरबान साहब, हमारे पास अभी तकरीबन 7 मिनट बच गए हैं, 1 घंटा हमारा पूरा है। अभी आप मैसेज दें 2-3 मिनट में, कोई आप कंक्लूड करें, फिर मैं राबिया साहब के पास जाऊंगा। जो पॉइंट्स लिखे हैं वो देख लो। आई साइड भी मेरी कोई इतनी इफेक्टिव नहीं है। अब मैं क्या कहूँगी, मेरा सच्ची बात है पता नहीं मैं किस तरह जिंदा हूँ जी। प्रोग्राम के आखिर में आप जिसको मैसेज दें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मैसेज दें, जो वो हमारे ऑन इदारे हैं उनको मैसेज दें, फिर जो भी आपके सिटीजन पोर्टल जो बनाया है उसमें मैंने लिखा था जी, वो तो 9 महीने के बाद जवाब आया। कोई जी ग्रेट वेलफेयर अटैची था, जी जूनियर अफसर जी कौंसलेट से कि जी जी हम चिट्ठियाँ लिखते हैं उनको यूए वाले जवाब नहीं देते जी और इसलिए आपका इशू स्टैंड रिजॉल्व एंड क्लोज्ड। मैडम देखिए ये कि जी उन्होंने जवाब नहीं दिए, इसलिए आपका इशू स्टैंड क्लोज्ड और उन्होंने इसको डिस्पोजल में डाल दिया। मैंने प्राइम जी मिनिस्टर के लिए चिट्ठी जी पहुंची, आई डोंट नो। और मैडम मैं सच्ची कसम उठा के कहता हूँ, मैं पीएम हाउस 2 दफा गया हूँ पहले, जी जी और वहाँ दिन मिले पादरी साहब जो थे एम्बेसडर, वो एडवाइजर, उन्होंने मुझे 2 दफा बुलाया, बड़ा इज्जत भाव भगत की। फॉरेन ऑफिस में जाता रहा, डीजीपी जी, आजकल एक एम्बेसडर है खातून जी संगठन में, रुखसाना साहबा, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनका लेटर भी मैंने भेजा है। और एक और एजाज साहब थे, उन्होंने प्रेसिडेंसी जाकर और कोई जो एम्बेसडर था यूएई का, उसको भी कहा। अच्छा मैं इधर यूएई एम्बेसी भी जाता रहा जी, वहाँ पर एक मोहम्मद शफी साहब है, वो कोई ब्रिगेडियर है और इंटेलिजेंस का काम करते हैं, उन्होंने मुझे तस्वीर दी, ये तस्वीर पढ़ा करो, लाहौल वाला हुआ, तो मैं पढ़ता रहा, गुम हो गई है। तो बस ये ऐसे ही है जी। इसका बेटा, हाँ, अगर मैं वीआईपी या रूलिंग एलीट से होता ना जी, किसी मिनिस्टर की अगर बेटा जाता, किसी जनरल का, किसी जज का, आगे प्राइम मिनिस्टर का बेटा मिल चुका है गिलानी साहब का, गवर्नर का, तहसील का बेटा मिल चुका है, हाई कोर्ट जज का बेटा भी, सिंध हाई कोर्ट का बेटा मिल चुका है। मेरा बेटा सीधे मिला कि आप जैसे रिपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे पाकिस्तानी, सिंपल पाकिस्तानी। ये खबीर जो है ना, ये बैठे हुए हैं, वो कैलेसनेस में, वो ऐसे ही कहते हैं कि हम बड़ा हमारे खैरखा है, ये वो खैरखा से नहीं है। तो इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है कि उनको चिट्ठियाँ लिख लिख के थक गया हूँ। पुराने जो थे ना वो तो जवाब देते थे जी, पुराने। और ब्रिस्टल एक थे नबील अमान, आजकल सेक्रेटरी है पंजाब गवर्नमेंट के, उनकी पीएसओ थे मैडम प्राइम मिनिस्टर के, ब्रिस्टल नबील अमान। वो मुझे 1 साल मेरे साथ राब्ते में रहे और बड़े साहब के पैगाम देते रहे, एक्सचेंज होते रहे। उन्होंने मुझे बता भी दूं कि वो जो मरियम नवाज का बेटी का ससुर है चौधरी मजीर, 8 पर गला रोड, उसके पास ही मुझे भेजा। हालांकि मैंने बाइकाट उन्हें वोट नहीं दिया, वोट मैंने इनको दिया, खुदा की कसम जी। और भी हो सकता है इन्हीं को दूं, लेकिन यह है कि अब जो ट्रुथ है मैं आपको बता दिया है। अब आप जी वो मैंने दी थी, जैसे भी जैसे कहते हैं पैसे लूट रहे होंगे, मैं नहीं कहता नहीं लूटे, लेकिन देखिए ना एक शहरी को आप यार उसका कोई उसको डरो सा बनाना। अच्छा हाँ, एक और बात, वो जो 6 मार्च को मीटिंग हुई ना वहाँ पर, आपको बताया था, उसमें मेरे बेटे को, डॉक्टर को बताया गया कि ये अली डार के पैसे है, अली डार सागडार का बेटा है जी,
اور وہ اسلام آباد والے صاحب ہیں وہاں اکثر جا کے ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوتے تھے. جی اور ڈیفینیٹلی ان کے وہاں تعلق سے ہوں گے، اب مجھے نہیں پتا. انہوں نے یہ کہا تھا زیادہ میں پریشائز کرنے کے لیے، کیونکہ رولنگ ڈاکٹر صاحب تھے، فائنانس منسٹر تھے، ان کا بیٹا وہاں اس کا بیٹا اور آفس ہے اس کا. جی 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 یہ مطلب ہے کہ ان کے لیے قانون اور ہمارے لیے قانون اور ہے. میں اگر کچھ ایجوکیشن ہوتا تو اچھا یہ ملک جو ہے نا اٹ از پرو کرمنل سر، اٹ از پرو کرمنل. ہم جیسے لوگ جو ہے نا پڑھے لکھے لا پڑھیں، بائی گاڈ نہ میں کرمنل ہوں نہ میں کرمنل مائنڈنگ ہوں. میں نے آنےسٹ لائف گزاری ہے. ڈی سی انکم ٹیکس اسلام آباد سے بڑی سے جتنے بھی پلازوں والے سب میں پوچھتے ہیں وہ سب میرے پاس آخری میری سائن. تو اب میں نے تو ڈیلیور کیا، میری بیوی نے بھی ٹیچنگ کی اور بچیوں کے کریکٹر آرمی کے اسکول میں بچیوں کے کریکٹر پر بڑا دھیان دیتی تھی. اور ہم نے تو رول پلے کیا. اپنا فوج آگے آتی ہے اور نہ جیسی آگے آتی ہیں، نہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بیٹا گم ہو نا پھر میں دیکھوں پھر کیسے یہ میڈیا بھی آتا ہے. یہ سوال پوچھتے ہیں. اچھا رابعہ، آپ آخر میں کنکلوڈ کریں جو سارا جس طرح آپ نے واقعہ سنا اور یہ بڑے درد دل اور ایک بڑے دکھ کے ساتھ افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر یہی کسی جج کے بیٹے ہوتے یا پرائم منسٹر کے یا کسی اور بڑے منسٹر کے بیٹے ہوتے، جس طرح کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ایکسٹرا کہ ان کی بیٹا گم ہوا، ان کو بازیاب کر لیا گیا لاہور. ایک جج صاحب تھے، ان کے بیٹے کراچی میں، ان کو بازیاب کر لیا گیا. اور بھی ساری مثالیں موجود ہیں. آپ بتائیں یہ کہاں جائیں؟ سرکاری میڈیا کہاں جائیں قربان صاحب؟ کیا کریں؟ کیوں جی بچے گم ہو گئے، بچے گم ہو گئے. اور میرا بچہ بھی گم ہوا ہے یار، میرا بھی ان سے لے کے کہاں جائیں اور کس کو سنائیں؟ کس کو جی خالد صاحب، اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی فرسٹ آف آل تو انہوں نے سارے فورم کو نوٹ کیا، ہر فورم پہ گئے اور ان کے پاس بہت سارے ان رائٹنگ آرڈر موجود ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ دبئی گورنمنٹ اس کے روٹس اور اس کے جو ابھی بھی جو اس کا ہمیں اصل کنکلوڈ ملے گا وہ ہمیں دبئی سے ہی ملے گا. کیونکہ جی ہم یہاں پہ کاروائی کر رہے ہیں، وہ کاروائیاں جو ہیں وہ انصاف کے مطابق بھی ہو رہی ہیں، ان میں ان کو بہت اچھے آرڈرز بھی ملے ہیں، لیکن اس کی روٹ کاز بھی دبئی میں ہے اور اس کا جو کنکلوژن ہے وہ بھی ہمیں دبئی سے ہی مل سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کیونکہ مجھے بڑی حیرانگی کی بات لگ رہی ہے کہ ایک اکیوزڈ عدالت میں موجود نہیں ہے، اسے 3 سال کی سزا بھی سنا دی، اس کی 3 سال کی سزا مکمل بھی ہو گئی. اس کے بھی آپ پہ وہ جو 3 سال کی سزا ہے وہ کس نے کاٹی اور کیسے مکمل ہو گئی اور وہ کس طرح سے اس کے بعد مطلب وہ فرسٹ مومنٹ سے ہی غائب ہے. تو یہ جو ہے اس کی روٹ کازز بھی دبئی میں ہیں اور یہ سالو بھی میٹر وہیں سے ہونے والا ہے. ابھی ہمیں کچھ ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جس سے ہم دبئی گورنمنٹ پہ ایک پازیٹیو انفلوئنس، ایک پازیٹیولی اپنا کیس پروسیڈ کر سکیں اور ان سے بھی ریکویسٹ کر سکیں کہ آپ کا جو بھی تھا ہم نے آپ کا قانون مانا. بچہ جو ہے اگر اس کے اوپر سزا بھی ہوئی، اس کو جو بھی سارے معاملات تھے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیے. اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے کہاں ہے اور کس طرح اسے کیوں ابھی تک جو ہے سامنے آنے نہیں دیا جا رہا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی جو تمام فائلز ہیں ان کو گو تھرو کرنے کی بہت ڈیپلی اور بہت کنسنٹریشن سے ضرورت ہے، جس کے لیے مجھے تمام کاپیز ریکوائرڈ ہوں گی قربان صاحب. اور وہ جو کاپیز ہیں مجھے سافٹ میں نہیں چاہیے ہوں گی، مجھے ہارڈ میں چاہیے ہوں گی. آپ فائلز بنا کے دیں گے اور میں اس کو ایگزامن کروں گی اور اس کے اپنے نوٹس تیار کروں گی تاکہ ہم آگے اس کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک اسٹرینتھ کے ساتھ ہم آگے موو کر سکیں. سیکنڈلی ان کا جو کیس ہے وہ وہیں پہ جانا ہے اور وہیں پہ دیکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. جی خالد صاحب. جی دوسرا میں یہ بات کر رہا تھا کہ خود نے مانگا تھا ڈی این اے میرا اور وائف کا. جی وہ میں نے ادھر FIP سے عربی کی جو ہے وہاں سے کرایا، ٹیسٹ سیمپل لیا جو پرسکرائب ہوتا ہے، پھر ایک کوریئر گیا
किसी साहब से आदमी क्या, उन्होंने कहा हम उसके लिए भेजते, वहाँ गया, उन्होंने कहा जी हम नहीं भेजते। फिर मैंने अच्छा। वो मैंने वो डायरेक्टर थे एक, आजकल फ्रांस में है, इनके फॉरेन ऑफिस के, वो अच्छा आदमी था, अब्बास सरवर कुरैशी। जी उसको जी मैंने टीसीएस कर दिया पिंडी कैंट से। जी नेक्स्ट टाइम उसको मिल गया, उन्हें मैंने कहा जी ये मैंने भेज दिया है। तो जी जी उन्होंने कहा जी कि ये हमने भेजा है, वो जो कोरियर कंपनी है वो कहती है ये प्रॉपर इंटरनेशनल पैकिंग में नहीं है। फिर जी उन्होंने कहा जी कि दोबारा आप प्रिम्स में कराएं। प्रिम्स में किसी डॉक्टर से उनको अप्रोच किया, उन्होंने नया में सैंपल लिया। फिर वो जी आईडीसी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट, उनके पास उन्होंने सैंपलिंग की। अच्छा, जी तो उन्होंने मुझसे 12 रुपया लिया। फिर वो उनका अब्बास अब्दुल कृषि का एक पीए था, आजकल चाइना में है मेरे ख्याल में। वो मतलब मेरे साथ गया कोरियर कंपनी के। अब मेरा को बंदा मैंने भेजा, मैं ये ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा जी 5,000 रुपया और भेजो। मैंने कहा जी आप जो आपका बैग होता है वो मेल में उसमें भेजेंगे तो पहुंच जाए। कहता है नहीं नहीं, मतलब भाई हमारे पास फंड नहीं है, फॉरेन ऑफिस के पास फंड नहीं है। जी तो मतलब आई हैड टू बी, अच्छा। मैं कर देता हूँ जी। जी जी कुमार साहब जी, आप नाज़रीन जाओ, आपने आप 9 महीने के बाद आया, जी जो बॉडीज मिली है वो मैच नहीं हुई 9 महीने के बाद। जी सेकंड डे दूसरे दिन वो पहुंच गया था दुबई अथॉरिटीज के पास। तो जी उन्होंने साल के बाद जवाब दिया। अच्छा, एक और, एक जो मेरा अजीज है उसने कहीं भारत पाल से मुझे कहा कि मामू भांजा है मेरा, कि 2 डेड बॉडीज मिली है शारजा एयरपोर्ट की जो रोड है उस पर से, जंग आदमी की, वहां जाओ। उस जी दिन शब मराज थी और मैं वहां चला गया। और वहां पर उन्होंने, मैंने भांजा था मेरे, मैंने कहा बेटा मैं डेड बॉडी नहीं देखूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। वहाँ जो बंदा था, को बशर नामी पुलिस वाला था, मोटा सा आदमी, उसने मेरी बात सुनी, मुझे चाचा का चाय शेका लाया, और फिर उसी से आधा पौना घंटा फोन पर बात करता रहा। तो बहरहाल मुझे उसने कहा जी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अच्छा। वो डेड जी हाँ जी हाँ जी। कुमार साहब खाली था, बांग्लादेशी था बेचारा, एक फिलिपीन था। ये बार भी यही, मेरे बेटे की उम्र 28 ईयर थी जब वो गुम हुआ जी। जी नौ। जी नाज़रीन आपने भी आज का सारा प्रोग्राम सुना, हम इसको फॉलो भी करेंगे। मैं प्रोग्राम के आखिर में जे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा राबिया सागर जी, उन्होंने टाइम दिया, मैं कीमती वक्त निकाल कर हर इतवार भी होती हैं। और नाज़रीन कुछ काफ़ी लोगों के सवाल भी मेरे पास आए पड़े हैं। थोड़ी देर बाद शायद ही आज शाम को एक प्रोग्राम फिर हम करें जिसमें राबिया आपके सवालों को जवाब भी देंगी, कि अनफॉर्चुनेटली भी कुछ मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम नहीं कर सके। कुछ कुर्बान साहब के प्रोग्राम इस पर वीक भी, लास्ट वीक भी, इसलिए आप लोगों के सवाल मेरे पास जमा है। आखिर में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, जिस तरह उन्होंने भी वो सफारतकारों के हवाले से बात की, तो ये एक जीता जागता जो है केस उनके सामने है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पोर्टल है उसने कोई वो रिस्पॉन्स नहीं दिया ओवरसीज पाकिस्तानी को, जो ओवरसीज पाकिस्तानी सोच रहे थे कि हमें मिलेगा। अब अभी मेरी आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट है, आईएसआई चीफ उनसे भी रिक्वेस्ट है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है कि ये कुर्बान साहब जिनका बेटा लापता हो चुका है दुबई में, और ये काफी जो लोगों प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं, इनको इंसाफ नहीं मिला। और ये एक सोचें कि जवान बच्चा जिसकी 28 साल उम्र हो और वो एकदम से ही डिसपियर हो जाए, और इनको शक 2 बंदों के ऊपर आ जाए जो कि जानते हैं, अगर अदारे इनके ऊपर हाथ डालें तो ये केस की तह तक पहुंच सकते हैं। यस। अगर चाहे ये दुबई का केस है, दुबई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मगर फिर भी अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे, आईएसआई चाहे, तो इन 2 लोगों को उठाए और 3 हफ्ते अपने पास रखे, मुकम्मल इंक्वायरी के बाद ये पता चल जाएगा कि इनके बेटे के साथ क्या हुआ। ये 2 लोग, जो कि एक आमिर खान ड्राइवर है जिसने वहां से पैसे इधर भेजे, और सारी कुछ प्रूफ भी इनके पास मौजूद है जो ट्रांजैक्शन हुई। और अभी मुझे खान साहब से, इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है कि वो इस हवाले से कुछ करेंगे। और जो मेरे दोस्त प्रोग्राम देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सके। हमारा मैसेज हम भी इनको टैग करेंगे, उनको भेजेंगे, उनके
ईमेल्स के ऊपर, और इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करें, कुछ ना कोई ऐसा पता चले कि अगर उन्होंने इनके बेटे को कहीं छुपा के रखा हुआ है, कहीं कहाँ रखा हुआ है, किसी आदमी ने किडनैप किया हुआ है या क्या हुआ, हम एक असल तय तक इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने आप दोनों का अल्लाह आपको बहुत इज्जतें दे, बहुत अपने फ़िज़्ज़ो-मान में रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।